पिछले एपिसोड में हमने देखा मोहम्मद गोरी के भारत पे आक्रमण के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में, और मुल्तान, सिंध, गुजरात और पंजाब की विजय के बारे में, तराइन के पहले युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध, तराइन के युद्ध के परिणाम के बारे में, कन्नौज जीतने के बारे में, गढ़वालों को जीतने के बारे में। फिर इसके बाद अपन ने चर्चा की थी उसने विद्रोहियों का जो दमन किया, ग्वालियर पर अधिकार किया, कुतुबुद्दीन द्वारा गुजरात का जो अभियान किया गया उस पर चर्चा हुई। अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ अन्य विजयों की चर्चा करते हैं जो छोटे छोटे थे। उसने जब बनारस और बदायूं और बनारस तक का कब्जा कर लिया था तो सामंतों ने, जब जयचंद मारा गया उसके बाद उसके सामंतों ने अपनी शक्ति को संगठित किया था और तुर्क अधिकारियों को परेशान करने लगे थे। ऐबक ने इन क्षेत्रों में राजपूतों को विफल किया और उसके बाद उसने कोटा और बूंदी तथा सिरोही में भी नव स्थापित राजवंशों की बढ़ी हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। फिर उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर लिया, उसको लूट लिया और यद्यपि उसे बहुत ज़्यादा प्रादेशिक लाभ नहीं हुआ लेकिन पैसे के रूप में, धन दौलत के रूप में बहुत लाभ हुआ। 1202 ईस्वी में उसने चंदेल परमर्द देव के ऊपर आक्रमण करता है और कालिंजर दुर्ग को घेर लेता है। जब परमर्द देव की मृत्यु हो जाती तो उसका मंत्री अजय देव युद्ध को जारी रखता है और अजयगढ़ दुर्ग में जाके शरण लेता है। अजय देव के भागने के बाद तुर्क सेना कालिंजर पर अधिकार कर लेती है और कालिंजर पर प्रशासक नियुक्त करके वह आगे चल करके चंदेलों के महोबा, खजुराहो, कालपी पर अधिकार करता है। यानी जो अन्य विजय में बदायूं, बनारस के सामंत, कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन और परमर्दिदेव चंदेलों का शासन और महोबा, खजुराहो, कालपी मेन रूप से ये विजय करता है। अब इसके बाद आता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण। ये बख्तियार खिलजी या इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एक ही बात है। ये जो था पहले मोहम्मद गोरी का एक दास था, धीरे धीरे ये सेना नायक बन गया और उसे बिहार में एक छोटी सी जागीर दे दी गई। वो आसपास के लोगों को लूटना चालू किया और अपने सैनिक दस्ता खड़ा कर दिया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति मांग ली और गोरी से अनुमति मिलने के बाद वो आगे बढ़ता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से भी ये मांग लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसे जीतने के लिए कह देता है। ऐबक उस समय चूँकि प्रशासक के रूप में भारत में काम कर रहा था मोहम्मद गोरी का, तो उससे ये स्वीकृति लेता है और बिहार जाता है। बिहार जो बौद्ध धर्म के बहुत प्रचंड स्थान था, बहुत विद्वता का क्षेत्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उद्दंडपुल विश्वविद्यालय, ये और बिहार के और मठ थे। इन सब को इख्तियारुद्दीन ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश करके और अहिंसा के मानने वाले बौद्धों को यह मार काट करता है और वो बौद्ध वहाँ से भागते हैं और कहते हैं वहाँ के पुस्तकालय, विश्वविद्यालय को जला देता है और बहुत संख्या में लोगों को मारता है जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध मारे जाते हैं और कई महीनों तक यहाँ की लाइब्रेरी की पुस्तकें जलती रही। आप सोच सकते हैं कितनी समृद्ध लाइब्रेरी थी, इसको नष्ट कर देता है। यहाँ से जीतने के बाद अब वह बिहार से बंगाल की तरफ चलता है और बंगाल उस समय बंगाल की राजधानी नादिया या जिसे नवद्वीप कहते हैं कि उसकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता है। वहाँ एक विशेष बात है कि केवल 18 घुड़सवारों के साथ राजधानी में घुसता है और सीधे राजमहल की तरफ बढ़ता है। कल्पना कर सकते हैं कि 18 घुड़सवार, मात्र 18 घुड़सवारों के साथ
वो सीधा बढ़ता है और वहाँ का जो शासक होता है लक्ष्मण सेन, वो बूढ़ा राजा, वो ये समझ नहीं पाता है कि क्या है, बाहर क्या हो रहा है। बाहर हल्ला किया इसने कि पीछे बहुत बड़ी सेना आ रही है। छल कपट का इसने भी सहारा लिया और ये दिखाया तो यहाँ के सैनिक एकाएक घबरा गए कि ये कहाँ से सेना आ गई, और राजधानी से लक्ष्मण सेन भाग निकलता है। और अब जब भाग जाता है, जब मुख्य रूप से राजा ही भाग गया तो सैनिक कितने लड़ पाएंगे। स्वाभाविक था, इसने जी भर के लूटा और कुछ दूर जा कर के जब एहसास होता लक्ष्मण सेन को कि हम नादिया से दूर आए और तब इसे लगता है कि हम शायद गलत आ गए, तो अपनी सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय इसको बख्तियार खिलजी को फिर सूचना मिल जाती है, तो नादिया में वो पहुंचता है और वह नादिया से लखनऊती या गौड़ आ जाता है और गौड़ की भौगोलिक स्थिति से देख करके इसे अपना केंद्र बनाता है और बंगाल को अपनी राजधानी बना लेता है। बंगाल की लूट से जो इसे संपत्ति प्राप्त हुई वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भेज दिया और वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बंगाल का सूबेदार ही इसे बना दिया। अब यहाँ तुर्कों का शासन हो गया। इसने असम को जीत लिया, बिहार का इससे छोटा सा राज्य मिला था, असम भी जीत लिया, बंगाल पे कब्जा कर लिया और अब यह 10,000 की सैनिक इकट्ठा करके तिब्बत की तरफ चल पड़ा, तिब्बत को जीतने के लिए। लेकिन तिब्बत के बारे में इसे भौगोलिक जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इतने अधिक ठंड पड़ती है और यहाँ पर ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह हैं। और उसमें पहुँचने के बाद बहुत सारे सैनिक ठंड से मर गए और बहुत सारे सैनिकों को तिब्बत के लोगों ने मार दिया और यहाँ सब हार गया और उसका पराजय का इसको गहरा धक्का लगा और बीमार होकर के यह मर जाता है। तो ये जो मरता है गोरी के अधीन ऐबक और ऐबक के अधीन बख्तियार खिलजी। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मोहम्मद गोरी था, उसने भारत का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बिहार, बंगाल, असम का शासक बना दिया था, जिसे हम कहें एक तरह से सूबेदार बना दिया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के अंतिम समय की। 1203 ईस्वी में गोरी के जो बड़े भाई थे गियासुद्दीन, उनकी मृत्यु हो जाती है। वह गजनी में शासन कर रहे होते हैं और गजनी और गोर, अब ये दोनों का सुल्तान बन जाता है और अपने को मुइनुद्दीन कहलाने लगता है। अब उत्साहित होकर गोरी ने सोचा कि मध्य एशिया को अपने क्षेत्रों में मिलाया जाए, लेकिन उधर जब बढ़ने की तैयारी करता है तो 1204 ईस्वी में जब उसने ख्वारिज्म राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो ख्वारिज्म का जो शाह था अलाउद्दीन महमूद ने खुरासान आदि के राज्यों की सैनिक सहायता लेकर के गोरी के विरुद्ध मोर्चा ले लिया और इसे खूब अच्छे से परास्त कर दिया। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि उत्तर नहीं बढ़ सकता था, पश्चिम नहीं बढ़ सकता था, और वह ये जो बढ़ गया था यह इसको इस बार दिखाई भी पड़ गया कि हम अगर पहले बढ़े होते तो आज हम यहाँ तक, भारत तक नहीं पहुँचे होते। उन लोगों ने अच्छे से इसे पराजित कर दिया। वहाँ से वो भागता है प्राण बचाकर। गोरी के बहुत सारे सैनिक मार दिए जाते हैं। अब यह भी एक अफवाह फैल जाती है कि गोरी मर गया। यद्यपि गोरी जीवित था तो उसके एक सेना नायक, गोरी के ही एक सेना नायक एलदौज जो था, वो गजनी पर अधिकार कर लिया। जो इसके भाई का राज्य था, जो इसको मिला हुआ था गजनी, उस पर एलदौज ने कब्जा कर लिया, जो इसका दास था और सेना नायक बना था। एक दूसरे अधिकारी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अब उसने अपने को शासन घोषित कर दिया। पंजाब के कुछ सरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र कर दिया। तो गोरी की जो सैन्य संगठन शक्ति थी लगभग सब धीरे धीरे बेकार होने लगी। अब गोरी ने क्या किया कि भारत में गोरी की पराजय का लाभ लेते हुए पंजाब के खोखरों ने सारे पंजाब में लूट मार
और कत्लेआम का सहारा लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। खोखरों को सहायता तो नहीं मिली, लेकिन गोरी क्रोधित हुआ और उन्हें सज़ा देने के लिए गजनी से चल पड़ा और पंजाब पहुंच जाता है और खोखरों का दमन करता है। अब खोखर प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोरी को समाप्त करने के लिए सोच लेते हैं। एक दिन जबकि वो झेलम नदी के किनारे शाम को नमाज पढ़ रहा था तो खोखरों ने उसे घेर के मार डाला। इस तरह से 15 मार्च 1205 ईस्वी के दिन भारत में तुर्की राज्य बढ़ाने वाला, जिसे तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहते हैं, वह समाप्त हो जाता है, वह मार दिया जाता है। अब मोहम्मद गोरी समाप्त हो जाता है। उसके मूल्यांकन थोड़ा सा हम करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक हम मान सकते हैं। यह पर्सनल लाइफ इसकी जो थी, व्यक्तिगत तौर पर जो थी, ये बहुत अच्छा था। मानते हैं कि बहुत उदार हृदय का था, ये अपने लोगों का ध्यान रखता था, अपने बड़े भाई को बहुत प्यार से मानता था और उसका कहना मानता था, उसका सम्मान करता था। ये अपने गुलामों से भी प्यार करता था, गुलामों को भी अपने पुत्रवत व्यवहार करता था। सफल सेना नायक तो था ही, परिश्रमी विजयी दृढ़ निश्चयी तो था ही, इसमें कहने की बात नहीं कि इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। तो बहुत मेहनत का काम, कोई आसान काम नहीं था। और कभी भी ये पराजय के बाद भी हिम्मत नहीं हारा, चाहे वो गुजरात में जब हारा उस समय की बात हो, चाहे तराइन के युद्ध में, पहले युद्ध में हारा उस समय की बात हो। तो ये कभी अपने को हारने के बाद निराश नहीं किया, बल्कि और उत्साह के साथ युद्ध लड़ा। ये एक राजनीतिक रूप में भी अगर देखें तो ये बहुत तेज था। इसने देख लिया था कि भारत में ही जीतना आसान है, भारत के हिंदू एक साथ नहीं है, यहाँ के शासक आपस में लड़ते रहते हैं और इनके ऊपर कब्जा करना आसान है, और इसलिए इसने कर लिया। और ये यहाँ के ही शासकों के पुत्रों को यहाँ का शासक बना करके यह एक और चालाकी की थी कि जिससे यहाँ का लड़ाई यहीं पे हो जाए, आपस में ही ये लड़ेंगे, हिंदू हिंदू लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे और अधीन मेरे रहेंगे। गोविंद राय के पुत्र को लौटा दिया दिल्ली, पृथ्वीराज के पुत्र को लौटा दिया अजमेर। यह एक इसकी बहुत बड़ी चालाकी थी। इसको करो जो इसी नीति का पालन जो आगे चलकर अंग्रेज भी करते हैं। तो यह इस रूप में था। हाँ, एक बात इसमें जरूर, इसमें बहुत ही बातें घृणित थी, जो इन केन प्रकार किसी तरह से भी युद्ध जीतना चाहता था। इसके वचन का कोई मतलब नहीं था, ये जो कहता था उसका कोई मतलब नहीं था। ये धोखा दे करके ही पंजाब जीता था, धोखा देकर ही तराइन का जीता था, धोखा दे करके ही आगे की लगभग जहाँ भी ये जीत नहीं पाता था, सामने की लड़ाई वो धोखा दे करके वहाँ भटका के करता था और भारत के लोग विश्वास कर लेते थे। यह भारतीयों की कमी थी या भारतीयों की विशेषता है कि दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो यह एक इस तरह का शासक था। अब हम इसके प्रभाव की बात करें तो आक्रमण के प्रभाव की बात संक्षेप में कर लेते हैं। यह जो आक्रमण करता है, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया, इसके आक्रमण का जो प्रभाव हुआ, भारत के जो असंगठित राजा थे, कमज़ोर राजा थे, निर्बल राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे, उनके दुष्प्रभाव पूरे भारत के हिंदुओं पर पड़े। वे सब मुसलमानों के धीरे धीरे अधीन होना चालू हो गए। यहाँ के मंदिर लूट लिए गए, यहाँ के मंदिर तोड़ दिए गए, यहाँ के मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया जाने लगा, यहाँ के ऊपर आदमियों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार चालू हो गए। यहाँ का जो सामंती व्यवस्था थी, वह सामंती व्यवस्था भी अब मुसलमानों के जो सामंती व्यवस्था थी उसके हिसाब से चलने लगी। उसमें भी परिवर्तन आ गया, जहाँ पर भावना का बहुत स्थान नहीं था। भारत में जो सामंती परंपरा रही है उसमें जो सामंत होते थे, काका, चाचा, ताऊ, दादा, इस तरह से आपस में ही घर के ही लोग होते थे सामान्य तौर पे, और उनमें भावनात्मक रिश्ते भी होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ अब मुसलमान आक्रमण होने के बाद जो शक्तिशाली है उसे ही बना दो, जो वहाँ का लूटपाट करने में तेज है उसे ही वहाँ का शासक बना दो, उसे ही वहाँ का
प्रतिनिधि बना दो, यह परंपरा नई चालू हो गई। और यहाँ जो छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की बुराइयाँ थीं वे और अधिक बढ़ गई। मुसलमानों के आने से यहाँ पर्दा प्रथा भी और अधिक बढ़ गई। यहाँ सती प्रथा का रिवाज बहुत अधिक बढ़ गया। जौहर की परंपरा यहाँ की चल पड़ी। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार मुसलमानों की तरफ से हुए, और मुसलमानों से बचे तो हिंदू भाइयों ने भी अपने महिलाओं के ऊपर तरह तरह से पर्दा प्रथा करके उनको निर्बल बनाने की कोशिश कर दी। ये निर्बलता बढ़ी। जाति प्रथा, छुआछूत की बात और अधिक बढ़ गई। नैतिकता में कुछ रहा नहीं, नैतिक रूप से बहुत गिरावट आई, क्योंकि शासक ही हमारा आदर्श होता है, और शासक जब लुटेरा हो, शासक अत्याचारी हो, तो प्रजा भी वैसे ही होने लगती है। तो यह भी हमारे यहाँ व्यभिचार, अनाचार, दुराचार ये बहुत बढ़ने चालू हो गए। भारत में जो सांस्कृतिक समृद्धि थी, सांस्कृतिक परंपरा बहुत अच्छी थी। बहुत अधिक मंदिर, मठ, मस्जिद, तरह तरह के कलाकृतियाँ, बौद्ध मठ, जैन मठ, मूर्तियाँ, ये सब समाप्त होने लगे। ये कलाकार, शिल्पकार गायब होने लगे, और इनके हमारे यहाँ की जो कहें ज्ञान विज्ञान था वो डूबने लगा। जैसा मैंने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी ही कई महीनों जलती रही। तो आप सोच सकते हैं उस समय का ज्ञान विज्ञान कितना अधिक आगे था, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हम जहाँ पर भारत खड़ा है, शायद इससे हम कम से कम 100 गुना अधिक हम आगे हुए होते अगर हमारी लाइब्रेरी सुरक्षित रही होती, ज्ञान विज्ञान की परंपरा अच्छी से रही होती। हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया, चरमरा दिया गया, धन संपदा को यहाँ के लूट करके ले गए सब लोग। तो ये सब भी खेत खलिहानों को नष्ट कर दिए, कृषि व्यवस्था को नष्ट कर दिए। जबकि यहाँ पर जो शुरू से ही परंपरा रही है, युद्ध अपनी जगह, कृषि अपनी जगह, खेती अपनी चलती रहती थी, किसान काम करते रहते थे। यहाँ ये सब भी नष्ट हुआ। ये लोग खेतों को भी नष्ट करने लगे, घरों को जलाने लगे, तरह तरह के काम किए। और इस तरह से हम कहें कि इस आक्रमण का जो प्रभाव है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सैनिक, हर दृष्टि में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और सामान्य तौर पर व्यापक प्रभाव ये था कि यहाँ की जो मूल चीज़ें थी वे नष्ट हुई, ज्ञान विज्ञान सब समाप्त हुए, और अब हमारे पास केवल क्रूरता बची, हमारे पास अत्याचार बचे, हमारे पास बची खुची ज्ञान विज्ञान बचे खुचे हमारे ऋषि मनुष्यों के तकनीक बची, शिल्प बचे, और भारत लगभग नष्ट होने पर आ गया। यह इसका बड़ा भारी परिणाम हुआ, और मुसलमानों के आक्रमण निरंतर अब होने लगे, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर आगे हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे।